जेठानियां, देवर, देवरानियां, ससुर, सास सभी मिलके केस डालते हैं एक वीर नारी पे। कोई मौका ही नहीं देते हैं उन औरतों को ताकि वो अपने बच्चों का केयर करें। वे 10:30 बजे, 11 बजे अंदर घुसे हैं 6 मिनट, तो उन्होंने मेरे पति को शहीद कर दिया। उस टाइम वो पैसे उनके अकाउंट में गए, फिर उसके बाद उन्होंने मेरे साथ दोबारा सताना शुरू कर दिया। मैं बताना नहीं चाहती हूँ, इस टाइम मेरे बेटे की बहुत बुरी हालत है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हमारे वहाँ, क्योंकि हमें वहाँ और नजरों से देखा जाता है। एक कागज के साइन के लिए एक वीर नारी को कम से कम 50-50 चक्कर काटने पड़ते हैं, एक तहसील में, एक डीसी ऑफिस में। नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं, हमने वार विडो तो नहीं हम कहते उनको, हमने हमेशा वीर नारियों का नाम दिया है। वीर नारियों के बारे में बातचीत की थी, वीर नारियों की उनकी प्रॉब्लम, उसके बाद क्या क्या समस्याएं आती हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश की। जैसा कि आप जानते हैं, जब कोई शहीद होता है तो उस वक्त बहुत से कंधे उसके लिए सामने आ जाते हैं। हर आदमी उन्हें सहारा देने की बात करता है, लेकिन जूं समय बीतता जाता है तो वे सब आहिस्ता आहिस्ता पीछे होते जाते हैं और वो सिर्फ भुगतना पड़ता है, उस वीर नारी को भुगतना पड़ता है। ना ही सिर्फ समाज के साथ भी, गवर्नमेंट के साथ भी, अपनी फैमिली के साथ भी। ऐसे में हमने बहुत सी वीर नारियों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की कि उनका उसके बाद क्या हालात होते हैं। आज हमारे बीच में एक वीर नारी है जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं। कि सबसे पहले बड़े दुख के साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये रूबी वानो है इनका नाम। इनके बेटे का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। इनका पति आर्मी में था, वो अपने बेटे को दफनाने के लिए घर आया था। बड़ी दुख की बात है, इस दौरान ही मिलिटेंट्स ने रात को उनको घर में आकर उनकी हत्या कर दी। बेटा पहले चला गया, पति दूसरे दिन चला गया। अब बताओ, उस बेचारी के ऊपर पहाड़ जैसे गिर गया, मुसीबतों का पहाड़ जो होता है वो ऊपर गिर गया। आज हमारे बीच में है, हम उनसे बात करेंगे, जानना चाहेंगे। और साथ में हमारे साथ ब्रिगेडियर हर्षल सिंह जी है। जैसा कि आप जानते ही हैं, वो आर्मी में रहकर भी और बाहर भी अब इनके लिए बहुत काम कर रहे हैं। वह और उनकी वाइफ काफ़ी उन्होंने फैमिली से अडॉप्ट की हैं। इनसे भी जानना चाहेंगे ऐसी वीर नारियों के लिए ये क्या कुछ कर रहे हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इस स्टूडियो की और हर्षल सिंह साहब की, जिसने मुझे यहाँ आने का मौका दिया है सर। तो सबसे पहले मैं आप दोनों की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद मैं कहना चाहती हूँ ये कि हम लोगों को जब हमारे पति लोग शहीद होते हैं तो हमें वीर नारी का नाम दिया जाता है। हम शुक्र करते हैं कि हमें कोई वीर नारी बोलता है, क्योंकि हमारे पति लोगों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है। हमें उस बात पे फख्र होता है कि हमें वीर नारी बोला जाता है। लेकिन एक वीर नारी के साथ होता क्या है फिर बाद में, जिस टाइम पति शहीद होते हैं उस टाइम हर कोई आता है कि हम आपका ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करना है, वैसा करना है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं तो कोई देखने के लिए भी तैयार नहीं होता है। सबसे पहले क्या होता है सर, जब एक वीर नारी उस सदमे में होती है कि उसका तो दिमाग ही ऑलरेडी खराब हो चुका होता है। वो उसके पास सोचने की कोई अच्छी चीज मिलती ही नहीं है, क्योंकि दिमाग ऑलरेडी परेशान होता है, जो कि उसका हमसफर खोया होता है उसने अपना। तो उसके बाद फिर क्या होता है सर, उसके बाद हमारे साथ मान लो कि आर्मी हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेव करती है, सैनिक वेलफेयर जो है हमारे साथ बहुत अच्छा मान लो कि बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। लेकिन हमारी एक प्रॉब्लम होती है, जिस टाइम हमारा पति शहीद हो गया, बच्चा 3 साल का था या 2 साल का था, तो गवर्नमेंट क्या करती है 5 साल तक उनकी एसआरओ को 5 साल तक ही एसआरओ अप्लाई कर सकती है। लेकिन जब बेटा बड़ा होता है तो उस टाइम तो वो अप्लाई का काम खत्म हो चुका होता है, तो जिसकी वजह से किसी वीर नारी को फिर एसआरओ भी नहीं मिलती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है सर,
जो हमारे ससुर सास होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारी खुद की पुश्तैनी जमीन होती है, हमें उससे बेदखल किया जाता है, हमें अपने घरों से निकाला जाता है, हमारे बच्चों को लावारिस बोला जाता है, जो सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए वो समस्या। और उसके साथ साथ वो क्या करते हैं, जो हमारी पुश्तैनी जमीन होती है, बड़े बड़े बाग होते हैं, पीछे से बड़े बड़े घर होते हैं, और खुद के जो हमने घर डाले होते हैं, क्योंकि वो नीचे में जमीन उन घरों की ससुर सास के नाम पे होती है। जब पति लोग चले जाते हैं तो उन घरों पे भी हमें केस डाला जाता है कि इन घरों से निकलो, क्योंकि इनके नीचे जमीन हमारी है। और कानून वो ही करता है फिर, क्योंकि कानून देता ही नहीं हमें, जबकि हमारे नाम पे कुछ होता ही नहीं है, तो कानून भी हमें उन चीजों से निकाल देता है फिर। और फिर क्या होता है सर, जिस टाइम हमारे घरों पे केस लग जाती है तो कोर्ट कचहरी के चक्कर इतने देने पड़ते हैं सर, जिसमें हमारे पूरे पैसे वेस्ट हो। एक तो हमारे पैसे मकान लगाने में होते हैं, उनके नीचे जो जमीन होती है उस पे जो लोन होते हैं वो हमसे भरे जाते हैं हमारे पैसों से। उसके बाद जेठ जेठानिया, देवर देवरानिया, ससुर सास सभी मिलके केस डालते हैं एक वीर नारी पे। जब कोर्ट में जाते हैं वो 10 जने इकट्ठे होते हैं, वो 100 रुपए निकालते हैं तो 1000 बन जाता है, तो उनका वकील 1000 रुपए लेता है उनसे। लेकिन एक वीर नारी को वो 1000 भी खुद जेब से देना पड़ता है, वो जो उसने घर डाला होता है वो पैसे भी उसने अपने जेब से ही डाले होते हैं। और उसके साथ साथ उन वीर नारियों का इतना टाइम खराब होता है, इतना टाइम खराब होता है कि उनको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भी कोई मौका नहीं मिलता, कोई मौका ही नहीं देते हैं उन औरतों को, ताकि वो अपने बच्चों का केयर करें। मुझे ये तो आपने एक ऐसी बात कही जो बहुत सी आम वीर नारियों के साथ हो रहा है, उनके साथ बीत रही है। क्या मैं जान सकता हूँ आपके साथ क्या हुआ? आपके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आप दर्शकों को बताऊंगा। जी सर जी, एक्चुअली बात क्या हुई थी सर जी, मेरा बेटा घर से निकला है 11 बजे सुबह के, तो वो किसी हमसाय ने बोला है कि मेरे लिए कोई सब्जी लेके आ, तो वो गाड़ी लेके निकला तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। जब जैसे एक्सीडेंट हो गया तो इतने देर उसको मैंने 92 बेसिक हॉस्पिटल पहुंचाया सर। 14 दिन वो ट्रोमो में रहे, 14 दिन के बाद उसकी डेथ होगी। तो डेथ होने के बाद उसके पापा उसको लेके आए डेड बॉडी लेके घर। जब डेड बॉडी लेके घर आए तो दूसरे दिन मिल्टन हमारे घर में सुबह 10:30 बजे, पौने 11 बजे अंदर घुसे हैं 6 मिल्टन, तो उन्होंने मेरे पति को शहीद कर दिया। जब शहीद किया तो फिर लगभग 6-7 महीने 8 महीने तक मेरे ससुर सास, मेरे देवर मेरे साथ बिल्कुल ठीक थे। तो फिर क्या हुआ, फिर जब उनके मान लो कि जो फौज से उनको अपने पैसे मिलने थे, जो फौज में आती है उनका हिस्सा, वो 4 लाख रुपए उनके अकाउंट में गए। तो फिर उन्होंने मान लो कि जिस टाइम वो पैसे उनके अकाउंट में गए, फिर उसके बाद उन्होंने मेरी सास दोबारा सताना शुरू कर दिया, तो मुझे वो घर छोड़ने के लिए मजबूर किया, जिसकी वजह से फिर मैंने शिफ्ट किया है। अब मैं अपने उस घर में नहीं रहती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर स्टेटस को लगा है। अब मैं उसके बदल में मैं इखवान कॉलोनी कुलगाम में रहती हूँ। रवि जी, जख्म खरीदने से काफी तकलीफ होती है। जी सर। मैं माफी चाहूंगा आपसे। जिस वक्त मिलिटेंट्स आपके घर आए जी, तो उनने शहीद करने से पहले कुछ कहा, कुछ पूछा, कोई बात हुई? शहीद करने से पहले किसी, वहां तो बहुत सारे लोग बैठे थे, किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन मेरे 2 बच्चे हैं जी। एक बेटा मेरा 12 साल का था उस टाइम जी, तो दूसरा बेटा मेरा 18 साल का है सर। बस जो 18 साल का बेटा है उसने हाथापाई की है उस मिलिटेंटों के साथ। उन मिलिटेंटों ने उसके सर पे मारा है सर, जिसकी वजह से मैंने 10 महीने अपने बेटे को डिप्रेशन की दवाई खिलाई। अभी तक मेरा बेटा डिप्रेशन में ही है सर। मैं बताना नहीं चाहती हूँ, इस टाइम मेरे बेटे की बहुत बुरी हालत है। वो किसी हॉस्पिटल में है, उस टाइम वो घर में नहीं है सर। इसीलिए मैं यहाँ आने के लिए मजबूर हो गई। मैंने सोचा कम से कम अगर मेरे साथ इंसाफ नहीं होगा तो जो आगे वाली वीर नारियां होंगी तो कम से कम उनके साथ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेट थोड़ा कदम उठाएगी। जी जी रवि साहब, बहुत दुख की बात है, लेकिन उसके बाद जो मदद चाहिए थी सरकार की तरफ, एसआरओ की बात करें, एसआरओ में क्या है?
पहले तो इन्होंने जैसा बताया कि 5 साल तक ही होता है, बच्चे छोटे हो 5 साल के बाद जब जवान होंगे SRO खत्म हो गया। अगर SRO मिलता भी है तो क्या मिलता है? क्लास 4, जी क्लास 4 ही सारी उम्र रहेगा बच्चा। बिल्कुल। ये मैं एक इंटरव्यू में पहले भी बता चुका हूँ कि मैं जब डायरेक्टर सैनिक बोर्ड था तो वीर नारियाँ मेरा एक प्रायोरिटी एरिया था। हमने जो साथ वाली हमारी स्टेट्स हैं, मैंने वहाँ से भी चेक करके कि उनमें कैसे ये काम किया जाता है, वो कैसे अपनी वीर नारियों का सम्मान जो है और बढ़ाते हैं। सबसे बड़ी बात है हमारे स्टेट में इनको जो अपॉइंटमेंट दी जाती है घर के एक मेंबर को, चाहे वीर नारी हो या उनका बेटा हो, या अगर वो सिग्नेचर कर दे तो उनका जो रिश्तेदार है, क्लोज ब्रदर है उनके, जो शहीद हो गया है सिपाही हमारा, उनको भी दिया जाता है। और कई जगह पे इसमें धोखाधड़ी भी होती है क्योंकि वीर नारी शौक में होती है, तो उसके अंगूठे का छाप लेके और वो एप्लीकेशन, उससे एक सर्टिफिकेट साइन करा दिया जाता है जिससे उसको पता भी नहीं होता कि ये सर्टिफिकेट क्या है। हमारे पास 1-2 केस वैसे भी हैं। तो SRO जो है इसको हम कंपनसेटरी अपॉइंटमेंट कहते हैं, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, करेक्शन। कंपैशनेट का मतलब है कि उसमें कोई ट्रॉमा आ गया है, फैमिली को कोई ज़रूरत है तो उसके लिए ये अपॉइंटमेंट दी जा रही है। अभी मैं एक छोटी सी चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा कि पंजाब के अंदर में यही इसी प्रकार के जो शहादत हैं, जी। उसमें उनको ग्रेटिट्यूड, ऑनर एंड ग्रेटिट्यूड के नाम से इस अपॉइंटमेंट को दिया जाता है। जी। अब आप ये नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप इस नाम के पीछे छुपी हुई भावना को देखिए कि वहां कहा जाता है वी आर ऑनर्ड टू गिव दिस जॉब टू यू, और ये ग्रेटिट्यूड आपको ये नेशन की तरफ से चुका नहीं सकते, कोशिश कर रहे हैं। जी। तो ये जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट होती है वीर नारी को और उसकी फैमिली को, और ये करता कौन है वहां पे? जो चीफ मिनिस्टर के ऑफिसर, क्योंकि आजकल चीफ मिनिस्टर साहब उनके वो इंचार्ज हैं डिफेंस के, जो डिपार्टमेंट है, तो वहां से एक ऑर्डर के तहत वहां के DC साहब और चुनिंदा अफसर जो पुलिस के SP साहब होंगे और चुनिंदा अफसर आके उसके घर में इस तरह के जो केसेस होते हैं शहादत के, वहां आके, और एक मिनिस्टर ये आके उस घर में उनके दुख सुख में शामिल होते हैं, और ये 10वें तक उनका काम है कि वहां आके जी, इस प्रकार मैं आपसे ही जानना जी, चाहूँगा, सर। तो क्या सरकार की तरफ से, जैसा ब्रिगेडियर साहब ने दूसरे स्टेट की हवाला किया, जी, सरकार की तरफ से आपको, जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से आपको क्या मदद मिली, इनको जब मिली या नहीं मिली? हाँ, मदद तो मिली है सर जी। जी। एक्चुअली मेरी SRO 43 के तहत मेरे बेटे को जॉब मिली है सर, वो जी। एजुकेशन में है इस टाइम सर। लेकिन खासकर मैं कश्मीर की बात करूं, जी। जम्मू की तो मुझे ज्यादा पता नहीं है सर। जो सिविल मान लो कि डिपार्टमेंट है ना वहाँ, जी। वो वहाँ हमारा कोई सामान नहीं मिलता है सर जी। जी। वहाँ जब हम जाते हैं मान लो कि हमें और नजरों से देखा जाता है सर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हमारे वहाँ, क्योंकि हमें वहाँ और नजरों से देखा जाता है। एक कागज के साइन के लिए एक वीर नारी को कम से कम 50-50 चक्कर काटने पड़ते हैं, एक तहसील में, एक DC ऑफिस में, चाहे कहीं भी सिविल कोई काम हो, लेकिन सिविल में हमारा कोई सामान नहीं मिलता है सर, कोई भी सामान नहीं सब मिलता। ये जो बात इन्होंने कही है, किसी और नजर से देखा जाता है, जी मतलब सोसाइटी के अंदर इनकी जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जी सर, रिस्पेक्ट के बजाय डिसरिस्पेक्ट किया बिल्कुल जाता है। सर जी। इसके लिए मतलब आपका जो बोर्ड है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार के साथ कोई ऐसा तालमेल बनाने की कोशिश करेगी या कर रही है कि इनको इनकी इज्जत मिले? मैं आपको बता दूं कि जो सैनिक बोर्ड है, हर साल एक मीटिंग होती है। जी सर। जो हमारा राज्य सैनिक बोर्ड है, उसमें बजट पास किया जाता है और अलग अलग रूल्स वगैरह और इस तरह की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जाती है। पिछले 3 साल से वो मीटिंग नहीं हुई है जी। और वो माननीय जो गवर्नर साहब हैं उनकी चेयरमैनशिप के अंडर में होती है। अब जब हमारी मीटिंग ही नहीं हो रही, राफ्ता ही नहीं हो रहा, क्योंकि ज़्यादातर गवर्नर साहब इन चीज़ों को बहुत संजीदगी से लेते हैं और अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस पास की जाती हैं, लेकिन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जी जी। जब इसके ऊपर डायरेक्शन पास होंगी तो जो सैनिक बोर्ड है वो भी फिर राफ्ता करना शुरू होता है और जो पॉइंट्स दिए जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो डिपार्टमेंट्स है उनके ऊपर जोर दिया जाता है। जिस तरह से हर साल एक मीटिंग होनी चाहिए, एनुअल मीटिंग, हमारे जितने जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस हैं वो DC की चेयरमैनशिप के अंडर होने चाहिए। 1-2 DCs को छोड़ के वो मीटिंग भी नहीं होती है।
ये सारे पॉइंट्स हमारे एनुअल कॉन्फ्रेंस में दिए जाते हैं। स्पेशली जब अब गवर्नर रूल है तो इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर ज्यादा सुनवाई होती है, अच्छी तरह से काम होता है। लेकिन 3 साल से मीटिंग ही नहीं हुई और अभी भी होने के आसार नजर नहीं आ रहे। प्रभु जी, ये तो एक आपकी दास्तान थी। जी सर जी। लेकिन आपके साथ कश्मीर में कुछ और भी ऐसी वीर नारियां होंगी जिसको आप जानती होगी, क्या सबके साथ ही यही कुछ हो रहा है? सर जी, एक वीर नारी की नहीं, हर वीर नारी की यही कहानी है सर जी। हर वीर नारी की आपको यही कहानी मिलेगी। लेकिन कुछ वीर नारियां तो वो होती है जो बिल्कुल ही अनपढ़ होती है, जिनको बात भी नहीं करनी आती है। उन वीर नारियों के लिए मान लो कि जीना ही मुश्किल है सर जी, मैं इतना बताती हूँ। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ सर जी, मान लो कि जब से यूटी बनी है हमारे यहाँ, तब से क्या हुआ है, कम से कम कोई वीर नारी बोल पाई, तब तक बोल भी नहीं पाती थी सर। और उसके साथ साथ मान लो कि जो हमारी ड्यूकम है आज श्रीनगर में, मान लो कि उन्होंने भी तब से हमारा मान लो कि ध्यान रखना शुरू किया है सर जी। हाँ, एक्चुअली मान लो कि जो हमारा सैनिक भवन श्रीनगर है, वहाँ हमें शायद 17 दिसंबर था उस टाइम हमें वहां बुलाया गया, ड्यूकम के साथ हमारी मीटिंग की गई थी, जिसमें कम से कम 20 वीर नारियों ने अपने अपने पूरे पॉइंट ड्यूकम को दिए हैं। जिसमें मैंने भी सर एक तो हर एक वीर नारी का साइन उसमें लिया है मैंने, कम से कम 10-15 वीर नारियों का एक लेटर मैंने वो भी ड्यूकम को खुद अपने हाथों से दिए, और अपने केस की भी पूरी डिटेल मैंने उस टाइम ड्यूकम को दी है। लेकिन सैनिक वेलफेयर श्रीनगर की वजह से, क्योंकि कम से कम 6-7 महीनों से वहाँ आउटरीच चला है, मान लो कि हमारे घरों में सैनिक वेलफेयर आना शुरू हो गया, हमारी प्रॉब्लमें देखी गई, जिसकी वजह से मान लो कि हम अभी तक थोड़े ठीक हैं, वरना पहले बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अब तो शुक्र अल्लाह का है, अब तो लगभग ठीक लग रहा है। ऐसा है ना, जैसे वीर नारी घर में आती है, पहले तो सभी उसे हमदर्दी दिखाते हैं, सब उनके लिए करने के तैयार होते हैं। बाद में अक्सर यही होता है कि उनकी कोशिश होती है घर वालों की, इसके पास पैसा बहुत आया है, बस फिर लूटना ही शुरू होते हैं सर, देवर के साथ या किसी के साथ शादी कर दे। ये ऐसा होता है वहाँ क्या? एक्चुअली क्या हुआ है, मैं एक वीर नारी की कहानी बताऊंगी सर। एक वीर नारी के साथ क्या हुआ है, जब उसका पति शहीद हुआ है तो 2 बच्चे थे उसके, एक बेटा था 1.5 साल का और एक बेटा था 3 साल का। तो उसके ससुर सास ने उसको अपने घर ले लिया सर। जब अपने घर ले लिया तो वहाँ उसकी शादी उसके देवर के साथ हुई है। जब उसके देवर के साथ शादी हुई, देवर ने क्या किया, उसके पूरे पैसे लौट के कोई जमीन खरीदी है, कोई घर डाला है, कोई कुछ किया है। लेकिन औरत ने क्या समझा, अब तो मेरा घर यही है, तो अब मेरे बच्चे भी इधर ही ठीक रहेंगे और मैं भी इधर ही ठीक रहूंगी। लेकिन पति ने क्या किया, 3-4 साल के बाद उसके उस टाइम जो दूसरा पति था उसका, उसके 2 बच्चे हुए थे उसके सर। तो उसमें एक बेटा था और एक बेटी थी। तो उस पति ने भी उसको तलाक दे के घर से निकाल दिया। तो निकाल कैसे दिया, बस फौजियों के बच्चों के समेत अपने बच्चे उसने उससे छीन लिए हैं। तो लेकिन औरत ने क्या किया, जब औरत ने अपनी बेटी को देखा तो उससे रहा नहीं गया, औरत ने कोर्ट में केस डाला है कि मुझे अपनी बेटी चाहिए। तो जज साहब ने डिसीजन क्या दिया उसमें, तो उसके पति ने जज साहब को बोला, अगर ये अपनी बेटी को लेना चाहती है तो इसको बोलो ये इसका खर्चा खुद उठाएगी, मैं उसका खर्चा भी देने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन वीर नारी ने उस पर भी डन किया, तो उसने उस बेटी को भी लिया। इस टाइम वो वीर नारी मान लो कि फिर उसके साथ साथ उसके ससुर सास ने उसके पेंशन पे केस डाली है सर। तो उन्होंने 33% उसकी पेंशन भी ली है। तो उस वीर नारी की हालत कितनी बुरी है वो तो आप खुद ही समझ सकते हैं। ये बात सामने है, देखो, एक तो उसका पैसा ले लिया, पहले पैसा लिया और उसके बाद उसकी पेंशन भी जो हड़प करके, फिर उसके बाद इनके पास, जैसे शुरू में कहा, इनके पास इतनी ताकत नहीं, पैसा नहीं है वो लीगल लड़ाई लड़ सके। क्या इसके लिए आपका बोर्ड आप कुछ मदद करेंगे इनकी? 2 चीजें हैं, एक स्टेट लेवल पे जो करना चाहिए और एक जो हम सेंट्रल लेवल पे जो कर सकते हैं, जो मैंने किया है। सबसे पहली है कि वीर नारियों के घरों में अगर हम एक सिस्टम चलाएं कि लोग इनके वीर नारियों को अडॉप्ट करें, तो उससे एक कॉन्टैक्ट बनता है। पहला मैंने कॉन्टैक्ट क्या बताया, पंजाब में पहले मैं अडॉप्ट से आपका मतलब पूरा समझना चाहता हूँ। अडॉप्शन का मतलब ये है कि जो हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग हैं या वॉलंटियर्स हैं, वो इन वीर नारियों के घर में, सैनिक बोर्ड ने एक कार्यक्रम चलाया था। अभी तक तो मेरे पास फिगर है 166 वीर नारियों को अडॉप्ट किया गया था। इनके घरों में जाते हैं, जिसमें लेडी का होना जरूरी है जो अडॉप्ट करती हैं। इनके घरों में जाएंगे और इनके सुख दुख के साथी बनेंगे, क्योंकि पैसे की जरूरत नहीं होती। ज्यादातर क्या समझ लिया जाता है
वीर नारी के घर में जाना है या उनको किसी फंक्शन में बुलाना है, उनको कोई गिफ्ट दे दिया, गिफ्ट की रिक्वायरमेंट नहीं। रिक्वायरमेंट है उनकी प्रॉब्लम्स के साथ में साझा करना। उससे क्या होता है, उस घर वालों को पता होता है कि इसके ऊपर किसी का हाथ है, कोई समाज के लोग इनके घरों में आते हैं। दैट इज अडॉप्शन। तो इसके अंदर सबसे पहले मैंने कहा एक तो अडॉप्शन का है, दूसरा ये है कि जैसे पंजाब में स्टेट गवर्नमेंट के जो ये उस जिले के अपॉइंटमेंट्स जाते हैं, सिविल जो हमारी सिविलियंस हैं, जैसे डीसी साहब हो गया, एसएसपी साहब हो गए और एक मिनिस्टर साहब हो गए, तो उससे चीजें कंट्रोल में रहती हैं। लोगों को मालूम है कि इस वीर नारी की समस्या के बारे में, और उसके कुछ उल्टा सीधा करने से पहले घर वाले समझते हैं कि इसकी पहुंच एडमिनिस्ट्रेशन में है। जी। नंबर 3 हो गया कि जो इनके मुकदमे जहां जहां पे, क्योंकि कुछ चीजें हैं अपना लॉ जो है इट टेक्स इट्स ओन कोर्स, अगर मुकदमे किए जाते हैं तो वीर नारी को एक सिस्टम होना चाहिए कि इनको जो लीगल एड है उसके लिए मदद की जाए और थोड़ा जल्दी इनके मुकदमों को किया जाए। उसी तरह से जब ये कचहरी में जाती हैं या ऑफिस में जाती हैं तो वहां पे इनका काम जल्दी से किया जाए। तो ये तो एक एस्पेक्ट हो गया स्टेट गवर्नमेंट का, जिसके लिए हम एम्फसाइज कर रहे हैं। और जैसे रूबी बानो जी ने बताया 370 के बाद में इसमें बहुत फर्क पड़ा है, ये कश्मीर डिवीजन से है तो वहां ये फर्क पड़ा है। दूसरी चीज आ गई कि जो वीर नारी को दूसरी शादी घर में ही करके फिर उसको भगा दिया जाता है जी। उसके लिए मैंने ऑलरेडी 2 बार प्रधानमंत्री जी को और डिफेंस मिनिस्टर साहब को और हमारे जो जितेंद्र साहब हैं इनको मैं एक पत्र लिख चुका हूं और एक पत्र में दोबारा लिखने वाला हूं, जहां से मैंने कुछ वीर नारी के भी केसेस लिए हुए हैं, जिससे उनको बताया जाए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि इनको जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से बेदखल किया जाता है और साथ में पेंशन भी ले ली जाती है, इन दोनों को लिंक करना चाहिए और थोड़ा सा दबाव बढ़ाना चाहिए, जिस प्रकार से पहले होता था। वीर नारियों को और फौजियों को के जो प्रॉब्लम्स होते थे उनको एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ध्यान से सुनती थी, एक्शन होता था। अभी वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज खत्म हो गई है, उसको वापस लाना जरूरी है, क्योंकि ये अकेली एक लड़ाई नहीं है, वीर नारी की लड़ाई नहीं है, सैनिक बोर्ड की लड़ाई नहीं है, ये समाज की एक दायित्व है कि हम किस चीज को इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं। हमारे लिए रोजी रोटी जरूरी है, हमारे लिए देश की सुरक्षा जरूरी है, हमारे लिए गुड गवर्नेंस जरूरी है, ये समाज को डिसाइड करता है। उसी के बेस पे वो एक गवर्नमेंट बनाते हैं, उसको चूज करते हैं। तो हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि इन वीर नारियों को हम कैसी रिस्पेक्ट देनी है और क्या करना चाहिए कि इनकी ये समस्याएं जो है ना आए। जी प्रभु जी, आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? जी सर जी, मेरी तो बस एक ही रिक्वेस्ट है सरकार से। एक तो हम जो भी कोई वीर नारी है या आगे अल्लाह बचाए हर किसी को आगे भी कोई वीर नारी होगी तो उसकी इन चीजों का ध्यान दिया जाए, ताकि सबसे पहले उसको दिमागी जो प्रॉब्लम होती है उस टाइम, जो मान लो कि उस टाइम बहुत डिप्रेस होती है, सबसे पहले उनको उस चीज की तरफ ध्यान दिया जाए। दूसरी बात, जो उनके ये केसेस वगैरह जो चक्कर कोर्ट की कचहरी के चक्कर चल रहे हैं ना, उनकी तरफ कम से कम हमें सरकार की तरफ से एक मदद मिलनी चाहिए, जो कि कम से कम एक वीर नारी के सर पे 4-4, 5-5 केस डाले हुए होते हैं, जिनमें हमारे पूरे पैसे वेस्ट होते हैं, हमारा पूरा टाइम वेस्ट होता है। उसके लिए कम से कम एक वकील तो मिलना चाहिए सर जी हमारी सरकार। इतनी बुरी बात है कि एक तो पति शहीद हो गया, बच्चा एक्सीडेंट में मारा गया, बच्चे को उसके मुताबिक नौकरी नहीं मिली, एसआरओ के मुताबिक उसको क्लास 4 में लगाया गया, फिर उसके बाद घर के ऊपर इनके केसेस, इनकी जमीन हड़पने की कोशिश, इनकी पेंशन हड़पने की कोशिश, ये सब कुछ की जा रहे हैं। और फिर हम कहते हैं कि हमारे शहीद जो हैं वो शहीद हो रहे हैं और हम कहते हैं कि आप आइए, आप आगे बढ़िए। किस तरह से समाज चलेगा, किस तरह से ये फैमिली चलेगी अगर हम इनका देखभाल नहीं करेंगे? रूबी बानो जी, मैं सचमुच आपको सल्यूट करता हूँ। आपने बहुत बड़ी एक हिम्मत दिखाई है, अपना ही नहीं बहुत सी वीर नारियों का जो है उनको लेके, उनकी जो समस्याओं को लेके आप सामने आई हैं। और हम आशा करते हैं कि आर्मी और हमारी जो सरकार है वहां तक आपकी आवाज पहुंचे और उनकी समस्या का हल हो पाए। कि मेरी दरख्वास्त है इस प्रोग्राम के थ्रू माननीय हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, हर साल जो भी वीर नारी की जो हमारे सैनिकों की शहादत होती है 15 अगस्त वाले दिन अगले साल के, इन वीर नारियों को परेड में बुला के, जो हमारी 15 अगस्त की परेड होती है, माननीय राज्यपाल साहब के हाथ से इनको एक पुरस्कार मिलना चाहिए, ताकि ये मैसेज समाज में जाए कि वीर नारियां हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ये जवानों की शहादत, उनका खून हमारे लिए कितना जरूरी है। और वो भी ये महसूस करे कि मेरा पति तो चला गया है लेकिन समाज हमारे साथ है। आज के लिए बस इतना। नमस्कार।